दोस्तों ये कहानी उस वक्त की है जब दुनिया के लगभग सभी लोग खत्म हो चुके थे। तब सिर्फ एक ही लड़की जिंदा बची थी जिसके साथ उसका एक स्टूडेंट था। अब ये दोनों मिलकर कैसे एक बच्चा पैदा करते हैं और वापस जनसंख्या को आगे बढ़ाते हैं, आइए देखते हैं। कहानी शुरू होती है और हम जिमी जहरीले नाम के एक लड़के को देखते हैं जो एक मैकेनिक के साथ किसी गाड़ी को ठीक कर रहा था। तभी वहाँ का रेडियो बजने लगता है जिसमें खबर आ रही थी कि पृथ्वी का तापमान धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और पूरी दुनिया में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। लेकिन तभी वो मैकेनिक उस रेडियो को बंद कर देता है और कहता है कि ये सब बकवास है, अगर सभी लोग मरने ही वाले हैं तो मैं मुट्ठी मारकर मरना चाहूंगा। इसके बाद हम एल्वा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपने बाप से मिलने के लिए दूसरे शहर जा रही थी। आगे जब वो अपने बाप के शहर पहुंच जाती है तभी वो अपना फोन निकालती है और सभी चीजों को रिकॉर्ड करने लगती है। इसके बाद वो अपने बाप से मिलती है जो एक गुफा के अंदर रहता था। एल्वा पूछती है कि आप यहाँ क्या कर रहे हो? बाप कहता है कि एक बहुत बड़ी तबाही आने वाली है, धीरे धीरे यहाँ का तापमान बदलते जा रहा है, जैसे प्रकृति हमें कह रही हो कि हम कुछ तो गलत कर रहे हैं। एल्वा पूछती है कि इसके अलावा आप कुछ और कहना चाहते हो, जिस पर उसका बाप उसे अपनी रिसर्च के बारे में बताने लग जाता है। अब अपने बाप से मिलकर एल्वा वापस शहर में आ जाती है जहाँ पर उसकी मुलाकात जिमी जहरीले से होती है। हम देखते हैं कि एल्वा जिमी जहरीले की इंग्लिश टीचर है। वहीं पर जिमी की माँ भी होती है जिसे एल्वा कहती है कि आपका बेटा तो बहुत अच्छा स्टूडेंट है और जल्दी ही वो अंग्रेजी भी सीख जाएगा। इसी दौरान वहाँ पर कुछ आवारा बच्चे आते हैं और जिमी से कहते हैं कि कालिए क्या घूर रहा है, जिस पर जिमी की माँ उन्हें कहती है कि भीसड़ी वालों यहाँ पर आओ, मैं बताती हूँ। जिसको देखकर वो लड़के वहाँ से भाग जाते हैं। आगे एल्वा अपने घर पर आती है जहाँ पर वो देखती है कि उसका बाप वहाँ से जाने की तैयारी कर रहा था। वो कहता है कि मैं यहाँ से बार्सिलोना जा रहा हूँ। वहीं एल्वा उन्हें रोकने की कोशिश करती है लेकिन उसका बाप नहीं सुनता और वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ हम जिमी जहरीले को देखते हैं जिसे उन हरामी लड़कों ने दबोच लिया था और अब वो उसकी गींड मार रहे थे। वो उसे उठाकर तालाब में फेंकने ही वाले थे कि तभी एल्वा वहाँ से गुजर रही होती है जो उन्हें वहाँ पर देख लेती है। वो जिमी जहरीले को बचाने के लिए भागती है लेकिन तब तक वो उसे तालाब में फेंक चुके होते हैं। तभी एल्वा भी उसे बचाने के लिए तालाब में कूद जाती है। हम देखते हैं कि जिमी जहरीला धीरे धीरे गहराई में जाने लगता है और उसके पीछे पीछे एल्वा भी होती है। वहीं बाहर बहुत तेज लाल रंग की बिजली कड़क रही थी जिसे रेड स्टॉर्म कहा जाता है। ये बिजली जमीन के साथ साथ पानी में भी गिरने लगती है, पर क्योंकि जिमी और एल्वा पानी में बहुत नीचे थे तो उन्हें इसका पता नहीं चलता। कुछ देर बाद जब एल्वा जिमी को बचाकर ऊपर लेकर आती है तो वो देखती है कि पूरा आसमान लाल हो चुका है, साथ ही एक बहुत बड़ा तूफान आ रहा है जिसने लगभग सभी चीजों को खत्म कर दिया है। आगे एल्वा जिमी को होश में लाती है और ये लोग देखते हैं कि हर जगह पर बिजली कड़क रही है। जिसके बाद ये दोनों शहर की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन वहाँ आने के बाद ये देखते हैं कि पूरा का पूरा शहर तबाह हो चुका है और वहाँ पर रहने वाले सभी इंसान मारे जा चुके हैं। तभी जिमी भागकर वहाँ अपनी माँ को ढूंढने लगता है और तभी वो देखता है कि उसकी माँ की लाश मलबे के नीचे दबी हुई है। जिमी ये देखकर बहुत रोता है, लेकिन जैसे ही एल्वा उसे पीछे खींचती है उस बिल्डिंग में एक जोर का ब्लास्ट हो जाता है। अब एल्वा को पता था कि शहर में तो कुछ नहीं बचा, इसलिए वो जिमी जहरीले को लेकर अपनी बाप की बनाई हुई गुफा में आ जाती है। आगे वो जिमी को कुछ कपड़े और कंबल देती है, जिसके बाद वो दोनों वहाँ पर सो जाते हैं। अगली सुबह वो दोनों गुफा से बाहर निकलते हैं और चलना शुरू कर देते हैं। इसके बाद एल्वा अपने घर पर आती है और देखती है कि उसका घर भी तबाह हो चुका है। जिसके बाद वो अपने फार्म हाउस आती है और फोन निकालकर अपने बाप को कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन उसका फोन काम नहीं कर रहा था। तभी वो जिमी से कहती है कि तुम रेडियो चेक करो और वो खुद लैपटॉप चेक करने लगती है, लेकिन उसके लैपटॉप में चार्ज नहीं होता। आगे वो सोलर चार्जर से अपने फोन को चार्ज करती है और अपने बाप को फोन लगाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका बाप फोन नहीं उठाता। अब एल्वा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। आगे वो दोनों पूरे शहर में घूमने लगते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ पर कोई भी नजर नहीं आता। तभी जिमी एक पुलिस कार के पास जाता है और उसकी डिक्की में से एक बंदूक निकालता है, पर तभी एल्वा वहाँ पर आकर उसे वापस रख देती है और कहती है कि अब हम बार्सिलोना जा रहे हैं। तभी एल्वा की नजर एक स्कूटर पर पड़ती है। वो उसे स्टार्ट करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन तभी वो एक पत्थर से टकराकर नीचे गिर जाती है और उसके पेट पर चोट लग जाती है। आगे ये दोनों वापस एल्वा के घर आ जाते हैं, जहाँ पर एल्वा अपनी चोट पर पट्टी करती है। जिसके बाद वो फोन निकालकर रिकॉर्ड करने लग जाती है। वो बताती है कि पूरी दुनिया तबाह हो चुकी है और बस मैं और ये काला बच्चा जिमी ही जिंदा बचे हैं। आगे वो अपनी बाप की डायरी पढ़ने लगती है, जिसको पढ़ने के बाद उसे एहसास होता है कि उसका बाप बिल्कुल सही कह रहा था। हम इंसानों ने प्रकृति की खूब गींड मारी है और अब प्रकृति हमारी गींड मार रही है। एल्वा अपने फोन में सारी बातें रिकॉर्ड कर रही थी। वो कहती है कि यहाँ पर हमारी मदद करने के लिए भी कोई नहीं है। जिसके बाद वो सब कुछ बंद करके सो जाती है। फिर रात में जिमी जहरीला उसके पास आता है और देखता है कि एल्वा की हालत धीरे धीरे खराब हो रही है। वो उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन एल्वा उसे कोई जवाब नहीं देती। तभी वो उसकी चोट को देखता है और ये देखते ही उसे पता चल जाता है कि एल्वा को इन्फेक्शन हो गया है। तभी एल्वा कहती है कि मुझे
एंटीबायोटिक्स चाहिए। जिमी कहता है कि मैं अभी लेकर आता हूँ, लेकिन एल्वा उसे अकेले बाहर जाने से मना कर देती है और कहती है कि मैं सुबह खुद ले आऊंगी, जो कहकर वो सो जाती है। लेकिन जिमी फिर भी बाहर आ जाता है और एंटीबायोटिक्स लाने के लिए निकल पड़ता है। जिमी की भी फटी पड़ी थी क्योंकि वो कभी भी अकेला कहीं नहीं गया था, लेकिन एल्वा की जान बचाने के लिए उसे ये करना पड़ता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि जिमी वो दवाई लेकर आ जाता है और उस इंजेक्शन को एल्वा के पिछवाड़े में घुसाकर उसे वो दवाई लगा देता है। इसके बाद वो बाहर आकर अपने टूटे हुए घर को देखने लगता है जहाँ पर वो अपनी माँ के साथ रहता था। आगे वो गैराज में जाकर उस ट्रैक्टर को देखने लगता है जिसको वो लोग ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। वहीं एल्वा की आंख खुलती है और वो देखती है कि उसका जख्म ठीक हो चुका है। तभी जिमी उसके पास आता है और उसे गले लगा लेता है। कहता है कि शुक्र है तुम ठीक हो गई। रात को फिर से एल्वा वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन करती है और कहती है कि मुझे कैसे भी करके बार्सिलोना पहुंचना ही है। फिर अगली सुबह जब जिमी जहरीले की आंख खुलती है तो वो देखता है कि एल्वा वहाँ से गायब थी। तभी उसकी नजर बेडशीट पर पड़ती है जिस पर खून लगा हुआ था। ये देखकर जिमी डर जाता है। उसे लगता है कि शायद एल्वा के साथ कुछ बुरा हुआ है। तभी वो साइकिल लेकर उसे इधर उधर ढूंढने निकल जाता है और थोड़ी देर बाद उसे एल्वा भी वहाँ पर मिल जाती है। जिमी उससे पूछता है कि तुम ठीक तो हो, जिस पर एल्वा कहती है कि हाँ, मुझे क्या होगा। तभी जिमी की नजर एल्वा की थाइस पर पड़ती है और वो देखता है कि वहाँ पर खून लगा हुआ था। जिमी कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम ठीक हो, तुम्हारी गुफा में से तो खून निकल रहा है। तभी एल्वा हंसते हुए उसे कहती है कि मेरे पीरियड्स चल रहे हैं। जिमी पूछता है कि ये पीरियड क्या होते हैं। एल्वा कहती है कि जब लड़कियां जवान हो जाती हैं तो उनकी पिंकी में से महीने में एक बार खून आता है जिसको हम पीरियड्स कहते हैं। जिमी कहता है कि अच्छा, मतलब अब तुम बच्चा पैदा करने के लिए तैयार हो। एल्वा कहती है कि हाँ। जिमी कहता है कि क्या तुम्हें बच्चे चाहिए, जो कहकर वो उसकी चूंछियां दबाने की कोशिश करने लगता है। पर तभी एल्वा उसे रोक देती है और कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। जिसके बाद ये दोनों वापस आ जाते हैं। फिर एक दिन हम जिमी जहरीले को देखते हैं जो एक बंदूक चलाने की प्रैक्टिस कर रहा था। पर तभी एल्वा वहाँ पर आती है और उससे पूछती है कि तुम्हें ये बंदूक कहाँ मिली। जिमी कहता है कि पुलिस वालों की कार में। एल्वा कहती है कि इसे वापस रखाओ। जिमी कहता है कि नहीं, इस धरती पर सिर्फ मैं ही मर्द बचा हूँ और मुझे तुम्हारी रक्षा करनी है, जो कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब देखते ही देखते 3 महीने बीत जाते हैं और अब एल्वा भी समझ चुकी थी कि उन दोनों के अलावा यहाँ पर और कोई नहीं है, इसलिए अब इन दोनों को अपनी देखभाल खुद ही करनी होगी। आगे एल्वा अपनी बाप की डायरी पढ़कर सीखती है कि उसे पौधे कैसे उगाने हैं और अपने खाने पीने का इंतजाम कैसे करना है। साथ ही वो ये सारी चीजें अपने फोन में भी रिकॉर्ड कर रही थी। अब देखते ही देखते काफी साल बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि जिमी जहरीला अब जवान हो चुका है। उसने अपनी बॉडी भी बढ़िया बना ली थी, जिसको देखकर एल्वा हमेशा गीली हो जाती थी, लेकिन फिर भी वो जैसे तैसे करके खुद पर कंट्रोल कर लेती थी। उधर जिमी तो हमेशा से ही एल्वा की लेना चाहता था, लेकिन उसमें हिम्मत नहीं थी कि वो इस बारे में उससे बात कर सके। फिर एक दिन हम एल्वा को देखते हैं जो पौधों को पानी दे रही थी। वहीं पर जिमी भी था जो दूरबीन से इधर उधर देख रहा था। तभी एल्वा वहाँ पर अपने कपड़े बदलने लगती है, जिसको जिमी भी देख लेता है और उसकी चूचियों को देखकर जिमी के शरीर में आग लगने लगती है। वहीं एल्वा भी कुछ कम नहीं थी। वो जब भी कोई काम करती वो मदद करने के लिए जिमी को अपने पास बुलाती, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को छूने लगते। लेकिन अब जिमी की तड़प कुछ ज्यादा ही बढ़ने लगी थी, इसलिए वो मौका देखकर एल्वा को किस कर लेता है और वहाँ से भाग जाता है। वहीं एल्वा को भी ये चीज बहुत अच्छी लगती है। आगे रात होते ही वहाँ बहुत तेज तूफान आ जाता है, जिससे इनका गार्डन पूरी तरह बर्बाद हो जाता है। वहीं एल्वा बाहर गार्डन को ठीक करने आती है, पर तभी उसके पीछे पीछे जिमी भी आ जाता है। एल्वा देखती है कि उनका पूरा गार्डन तबाह हो चुका था, इसलिए वो जिमी से कहती है कि सुबह होते ही हम यहाँ से निकल जाएंगे। फिर सुबह होते ही एल्वा ये सारी बातें अपने फोन में रिकॉर्ड करने लगती है। वहीं जिमी भी वहाँ पर उस ट्रैक्टर को लेकर आता है जिसको उसने ठीक कर दिया था। अब ये देखकर एल्वा बहुत खुश हो जाती है और जिमी जहरीले को गले लगा लेती है। आगे ये दोनों ट्रैक्टर में बैठते हैं और बार्सिलोना के लिए निकल पड़ते हैं। फिर कुछ दिन ट्रैवल करने के बाद ये लोग बार्सिलोना पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पर पहुंचते ही एल्वा बार बार अपने बाप को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका बाप अभी भी उसका फोन नहीं उठा रहा था। अब आखिर में एल्वा ये मान ही लेती है कि उसका बाप अब मर चुका है, लेकिन वहीं जिमी कहता है कि इतनी जल्दी हम हार नहीं मान सकते, हम उनको ढूंढते रहेंगे। आगे पूरा शहर घूमने के बाद ये दोनों बार्सिलोना के स्टेडियम में आते हैं। जिमी देखता है कि ये पूरा स्टेडियम तबाह हो चुका था, जिसके बाद वो एक फुटबॉल निकालकर वहाँ पर खेलने लगता है। वहीं एल्वा ऑडियंस में बैठकर उसके लिए चीयर करती है और तभी जिमी अपना पहला गोल मारता है। एल्वा कहती है कि तुम ये वापस करो, मैं इसे रिकॉर्ड करूंगी। फिर जिमी वापस से गोल करता है और एल्वा उसे रिकॉर्ड करने लगती है। आगे जिमी अपनी टी शर्ट ऊपर करके खुशी से नाचने लगता है। तभी एल्वा उसके शरीर को देखकर फिर से गीली होने लग जाती है। जिमी को लगता है कि अब तो मैं इसे घोड़ी बनाकर ही रहूंगा, लेकिन तभी एल्वा खुद को कंट्रोल कर लेती है और वहाँ से चली जाती है। रात होने पर हम देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे थे। तभी एल्वा जिमी से बात करती है और कहती है कि मुझे पता है कि तुम मुझे घोड़ी बनाना चाहते हो और शायद
शायद मैं भी यही चाहती हूँ, जो कहकर वो जिमी जहरीले को चूसना शुरू कर देती है। अब जिमी भी फॉर्म में आ चुका था, जिसके बाद वो उसके खेत में मजदूरी करना शुरू कर देता है। अब उस रात के बाद से ये दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं और खुशी खुशी साथ रहने लगते हैं। फिर टाइम बीतता है और ये समुद्र के किनारे अपना एक घर बनाते हैं और वहीं पर अपना जीवन बिताने लगते हैं। तभी एक दिन एल्वा जिमी से कहती है कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है, जिसे सुनकर जिमी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। आगे एल्वा लाइब्रेरी से चाइल्ड बर्थ की कुछ किताबें लाती है ताकि उसे पता चल सके कि बच्चे को कैसे पैदा करना होता है। वहीं जिमी अपने होने वाले बच्चे के लिए बहुत सारे खिलौने लाता है। फिर एक रात जब एल्वा अपने बाप की डायरी पढ़ रही थी, तभी उसके पेट में दर्द होने लगता है। वो उठकर जिमी के पास जाती है और कहती है कि मेरा लेबर पेन शुरू हो चुका है। तभी जिमी उसे आराम से टेबल पर लिटा देता है, जिसके बाद वो दोनों मिलकर बच्चे की डिलीवरी करते हैं। हम देखते हैं कि एल्वा को एक बेटा होता है जिसका नाम ये लोग काई रखते हैं। अब बच्चा होने पर ये दोनों बहुत खुश थे और दिन रात सिर्फ उसी के साथ रहते थे। फिर एक दिन एल्वा को समुद्र के अंदर एक बोट दिखाई देती है। एल्वा उसको देखकर चिल्लाने लगती है और उसे लग रहा था कि शायद उस बोट में कोई हो सकता है। वो जिमी को वहाँ पर बुलाती है, लेकिन उस बोट को देखने के बाद जिमी कहता है कि हमें किसी की जरूरत नहीं, हम दोनों साथ में खुश हैं। लेकिन एल्वा उसकी नहीं सुनती। उसे लग रहा था कि शायद बोट पर उसका बाप है। आगे वो समुद्र के किनारे एक आदमी को देखती है और उसे लगता है कि ये उसका बाप हो सकता है, पर देखने पर वो आदमी कोई और होता है। आगे जब उस आदमी को होश आता है तो वो बताता है कि मेरा नाम जॉनी दलाल है। मुझे तो लगा था कि मैं यहाँ पर अकेला ही हूँ, लेकिन तुम दोनों को देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। कहता है कि मैं एक आइलैंड पर रह रहा था और जब भी मुझे मौका मिलता था मैं ये बोट लेकर लोगों को ढूंढने निकल जाता था। अब तुम लोग मिल गए तो मैं खुशी खुशी वापस जा सकता हूँ। पर तभी एल्वा कहती है कि तुम चाहो तो हमारे साथ भी रह सकते हो। लेकिन जिमी जहरीले को ये बात अच्छी नहीं लगती। अब उसका सड़ा हुआ मुंह देखकर जॉनी भी समझ जाता है कि ये मुझे यहाँ पर नहीं रखना चाहता, इसलिए वो कहता है कि नहीं नहीं, मैं अपने आइलैंड पर ही ठीक हूँ। जिसके बाद वो उन दोनों से गले मिलता है और फूट फूट कर रोने लगता है। अब ये देखकर उन दोनों को उस पर तरस आ जाता है और ये जॉनी को यहीं पर रोक लेते हैं। आगे जॉनी दलाली ने कई तरह की चीजें सिखाता है, क्योंकि वो इन सब में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस वाला था। लेकिन जब भी जॉनी एल्वा के करीब होता, जिमी की जलकर कोयला हो जाती। फिर एक दिन जब एल्वा अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, तभी जॉनी दलाल उसे छुपकर देख रहा था। तभी वहाँ पर जिमी आता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जॉनी कहता है कि मैं मुट्ठ मार मार कर परेशान हो चुका हूँ, अगर मुझे कोई गुलाबी मिल जाती तो मेरा जीवन सफल हो जाता। तभी जिमी उसे गुस्से में कहता है कि तुम्हारी बोट अब तैयार हो चुकी है, अब तुम यहाँ से जाना चाहो तो जा सकते हो। अब ये बात जॉनी को अच्छी नहीं लगती, लेकिन फिर भी वो उसे कहता है कि मैं जा रहा हूँ। लेकिन जाने से पहले वो उनसे पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ एक बार मेरी बोट पर चलोगे, मैं तुम्हें अपनी बोट दिखाना चाहता हूँ। अब एल्वा उसकी बात मान जाती है और वो सभी जॉनी की बोट पर जाकर मस्ती करने लगते हैं। आगे जॉनी उनसे कहता है कि तुम लोग यहीं पर रुक जाओ, मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत अच्छा सरप्राइज है। अब जिमी यहाँ पर रुकना नहीं चाहता था, लेकिन एल्वा के कहने पर वो रुक जाता है। आगे जॉनी प्रोजेक्टर पर एक फिल्म चलाता है और ये सभी उस फिल्म को देखने लगते हैं। अगली सुबह जब जिमी की आंख खुलती है तो वो देखता है कि ये लोग समुद्र से काफी दूर तक आ चुके हैं। जिमी कहता है कि ये भीसड़ी वाला जॉनी गद्दार है। वो एल्वा को उठाने के लिए जाता है, पर तभी जॉनी उस पर हमला कर देता है और उसे समुद्र में गिरा देता है। तभी वहाँ पर एल्वा आती है और जिमी को पानी में देखकर वो भी समुद्र में कूद जाती है। फिर जब वो उसे बचाकर ऊपर लेकर आती है, तभी वो देखती है कि जॉनी दलाल वहाँ से जा चुका है और उसकी बोट पर उसका बेटा भी था। आगे वो दोनों वहाँ से अपने घर पर वापस आते हैं और हम देखते हैं कि जिमी बहुत ज्यादा गुस्से में था। उन लोगों को तो ये भी नहीं पता था कि जॉनी उनके बच्चे को लेकर कहाँ गया होगा। जिसके बाद ये लोग पता लगाने लगते हैं कि जॉनी दलाल कौन से आइलैंड पर रहता है। आगे जिमी अपनी एक पुरानी बोट को ठीक करता है, पर तभी एल्वा वहाँ पर आती है और कहती है कि जॉनी अपने साथ शहद लेकर आया था, इसलिए हमें एक ऐसे आइलैंड का पता लगाना होगा जहाँ पर शहद ज्यादा होती है। इसके बाद एल्वा काफी सारी किताबों को पढ़ती है और फाइनली उसे उस आइलैंड का पता चल जाता है। अब ये लोग अपने बच्चे को लाने के लिए निकल पड़ते हैं और काफी दिनों के सफर के बाद वो लोग उस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। हम देखते हैं कि जिमी जहरीला अपने साथ एक बंदूक भी लाया था। आगे ये लोग उस आइलैंड पर आते हैं जहाँ पर इन्हें काई के रोने की आवाज सुनाई देती है। वो दोनों छुपकर देखते हैं कि इनका बच्चा कहाँ पर है और तभी वहाँ पर जॉनी भी आ जाता है। एल्वा जिमी से कहती है कि इसकी गाइड पर गोली मार। जिमी कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये आदमी यहाँ पर अकेला है, अगर हमने इसे मारा तो हम लोग भी मुसीबत में पड़ सकते हैं। वो कहता है कि मैं जॉनी दलाल के पीछे जाता हूँ और तुम जाकर काई को संभालो। लेकिन एल्वा जैसे ही काई के पास जाती है, वो देखती है कि उसने काई को एक पिंजरे में बंद कर रखा था। एल्वा उस पिंजरे को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं खोल पाती। उधर जिमी जॉनी का पीछा कर रहा था, पर तभी वहाँ पर एल्वा आती है और कहती है कि उन्होंने हमारे बच्चे को पिंजरे में बंद कर दिया। जिमी कहता है कि तुम यहीं पर रुको, मैं काई को निकाल कर लाता हूँ। लेकिन तभी उसे काई के रोने की आवाज सुनाई देती है, तो वो पीछे मुड़ जाती है। इसी दौरान जॉनी दलाल वहाँ पर आकर उसे पकड़ लेता है। वो एल्वा पर बंदूक तान देता है और कहता है कि मैं
जैसा बोलता हूँ वैसा करो। आगे वो उन दोनों को बांध देता है और उन्हें कहता है कि मैं तो तुम दोनों के साथ प्यार से रहना चाहता था, लेकिन तुम लोगों ने मेरी बेइज्जती करी। एल्वा कहती है कि अगर तुम मुझे मेरा बच्चा वापस कर दो तो हम लोग फिर से एक साथ रह सकते हैं। अब ये सुनकर जॉनी एल्वा को आजाद कर देता है और उसे नीचे ले जाता है। कहता है कि जब जब मैं कहूँ तुम्हें अपने बच्चे को रुलाना होगा, क्योंकि जब ये बच्चा रोता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो कहकर वो एल्वा को पिंजरे की चाबी दे देता है। आगे एल्वा काई को बाहर निकालती है और उसे दूध पिलाने लगती है। वहीं जॉनी भी एल्वा को देखने लगता है और उसे कहता है कि थोड़ा दूध मेरे लिए भी बचा देना। आगे वो जिमी को देखने ऊपर आता है, पर तभी पीछे से एल्वा काई को लेकर भाग जाती है, लेकिन जॉनी उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और वो जिमी को टॉर्चर करना शुरू कर देता है। आगे जब जिमी बेहोश हो जाता है तब जॉनी एल्वा के पीछे जाने लगता है। उसे बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी तो वो उस आवाज के पीछे भागता है, लेकिन वहां पहुंचकर वो देखता है कि एल्वा ने उसका चूतिया काट दिया। उसने बच्चे के रोने की आवाज को अपने फोन में रिकॉर्ड कर रखा था। उधर एल्वा भागकर जिमी के पास आती है और उसे आजाद करने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर जॉनी आ जाता है। एल्वा जॉनी को देखकर घबरा जाती है और कहती है कि अब तुम जो बोलोगे मैं वैसा ही करूंगी। जॉनी कहता है कि साली छिनाल तूने मुझे धोखा दिया, जो कहकर वो उसके पैर पर गोली मार देता है। उधर जिमी एक चाकू से खुद को आजाद कर लेता है, जिसके बाद वो जॉनी के पीछे आकर उसे चाकू मार देता है, पर तभी जॉनी भी उससे लड़ने लग जाता है। वहीं एल्वा उस बंदूक को उठा लेती है और जॉनी से कहती है कि भीसड़ी के अब तू गया, पर तभी जॉनी उसे एक घुसंड में ही नीचे फेंक देता है। तभी जिमी एक औजार से जॉनी पर हमला कर देता है, लेकिन वहीं जॉनी भी जिमी को गोली मार देता है। अब क्योंकि जॉनी ज्यादा घायल हो चुका था तो उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। आगे जिमी काई के पास आता है और उसे आखिरी बार गले से लगाता है। तभी वहाँ पर एल्वा आती है और जिमी वहीं नीचे गिरकर मर जाता है। अब जिमी को मरा हुआ देखकर एल्वा बहुत रोती है, जिसके बाद वो उसकी लाश को पानी में बहा देती है और अपने बच्चे को लेकर वापस आ जाती है। अब ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं और हम काई को देखते हैं जो बड़ा हो चुका है। वो दिन भर फुटबॉल खेलता है, जो उसके बाप को भी बहुत पसंद था। तभी वहाँ पर एल्वा आती है और उसे फोन में उसके बाप की वीडियोस दिखाती है। अब अपने बाप को देखकर काई बहुत खुश होता है। और दोस्तों इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।